हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा परमाणु भौतिकी फिजिक्स का अंतिम टॉपिक है आज, वो है द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्य तरंग सिद्धांत किसने दिया था। कमेंट्स में जल्दी बताओ। दे ब्रोगली साहब ने दिया था। तो दे ब्रोगली साहब ने द्रव्य तरंग सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार, किसके अनुसार? दे ब्रोगली साहब के अनुसार कि जो प्रत्येक गतिशील कण है उससे एक तरंग संबद्ध होती है। ऐसा मैंने आपको 13वें चैप्टर में पढ़ाया था, याद आ रहा है कि नहीं? अब तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता से। द्रव्य दिख रहा है कि नहीं? तरंग सिद्धांत की सहायता से, तरंग सिद्धांत की सहायता से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। तो बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। अब द्वितीय अभिग्रहित भी आपको पता है, द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। अभिग्रहित की व्याख्या का मतलब क्या हो जाएगा? व्याख्या का मतलब उसको व्युत्पन्न करेंगे हम किसकी सहायता से? द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता से हम किसको व्युत्पन्न करेंगे? द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता से हम किसको व्युत्पन्न करेंगे बताओ? बोर साहब के द्वितीय अभिग्रहित को। तो यहाँ हमें बोर साहब का द्वितीय अभिग्रहित को व्युत्पन्न करना है। और बोर साहब का द्वितीय अभिग्रहित क्या है? MVR। या आप ये कह सकते हो, यहाँ लिख लो MVR। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, किसके अनुसार? बोर साहब के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान MVR का मान, कोणीय संवेग MVR का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ क्या लगा दो आप? इक्वल h/2 पाई का पूर्ण गुणज का मतलब इंटू n। ये बोर साहब का द्वितीय अभिग्रहित है, ये भी आपने पढ़ा है। और द्रव्य तरंग सिद्धांत भी आपने पढ़ा है, वो दे ब्रोगली साहब का है। तो हम दे ब्रोगली साहब के द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता से हम इसको व्युत्पन्न करेंगे। किसको? बोर के द्वितीय अभिग्रहित को। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। जो दे ब्रोगली साहब थे, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक की चारों कक्षा में चक्कर लगाता है, तो जब वह चक्कर लगाएगा तो वो गतिशील अवस्था में है या नहीं है? देखो, जैसे माना कि ये नाभिक है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। अब थोड़ा सा इसको एकदम बीचों बीच कर लो। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य क्यों है? द्रव्य बताओ। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि द्रव्य क्या होता है? जिसका द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है? एक द्रव्य है। होगा कि नहीं होगा? और इलेक्ट्रॉन द्रव्य होगा और ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति भी करता है। और जब अपनी कक्षा में गति करता है, और दे ब्रोगली साहब ने कहा था प्रत्येक गतिशील कण से, प्रत्येक गतिशील कण से एक तरंग संबद्ध होती है। जो दे ब्रोगली जिसकी उसकी तरंग दैर्ध्य होगी उसको कहेंगे हम दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो इसके साथ भी एक तरंग संबद्ध होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ऐसे इस प्रकार से घूमता हुआ जाएगा, तो उसके साथ साथ एक तरंग भी चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमता हुआ ऐसे जाएगा, तो उसके साथ ही साथ एक तरंग भी चलनी चाहिए। चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? ये किसने कहा था? दे ब्रोगली साहब ने। और दे ब्रोगली साहब ने उस तरंग को अप्रगामी तरंग कहा था। क्या कहा था? अप्रगामी तरंग। तो इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंग होगी वो क्या होगी? अप्रगामी तरंग। अब समस्या है सर, ये अप्रगामी तरंग क्या है? समस्या तो वैसे 11th क्लास की है। आपने प्रगामी अप्रगामी तरंगें 11th क्लास में पढ़ी होंगी। तो देखो प्रगामी तरंग क्या है, अप्रगामी तरंग में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ, आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएगा। प्रगामी तरंग, और देखो प्रगामी तरंग क्या होगी? जैसे माना कि एक्स अक्ष के अंदर कोई तरंग गति कर रही है, तो जो प्रगामी तरंग है वो एक नियत वेग से, प्रगामी तरंग एक नियत वेग से आगे की ओर संचरित होती है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, या आप ये कह सकते हो वह स्वयं ऊर्जा की तरंग होती है। तो ये जो तरंग है वो इस प्रकार से आती है,
आगे इस प्रकार से गति करेगी। तब तो ये कौन सी हो गई? प्रगामी तरंग। यदि तरंग एक निश्चित वेग से आगे की ओर संचरित होती जाती है, एक निश्चित वेग से क्या होती जाती है, जैसे इस प्रकार से आगे की ओर क्या होती जाती है, संचरित होती जाती है, उसको तो कहेंगे हम प्रगामी। उसको क्या कहेंगे? प्रगामी कहेंगे। और यदि जैसे दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के इर्द गिर्द ऊपर नीचे तरंग हो जाए तो उसको कहेंगे हम अप्रगामी। जैसे ये वाला फेज है, ये वाला जो फेज है ऊपर है वो कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए। देखो नीचे मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, ये तो प्रगामी के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया? प्रगामी के लिए। अब प्रगामी की बात करें तो तरंग क्या होती है कि निश्चित बिंदुओं पर, जैसे ये दो बिंदु हो गए, अब नीचे आएगी इसके और कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। मतलब दो निश्चित बिंदुओं के ऊपर नीचे। जैसे दो बिंदु ये हो गए, जैसे इसको बिंदु ए दे दो, इसको बिंदु बी दे दो। ए और बी बिंदु का देखो, ये जो बिंदु अधिकतम आयाम पर है, ये भी बिंदु कितने पर है? अधिकतम आयाम पर। तो प्रत्येक स्थिति में ये जो बिंदु P है, यही अधिकतम आयाम पर यहाँ है, यही अधिकतम आयाम पर बिंदु P यहाँ होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये तरंग ऊपर गई और ये तरंग नीचे, मतलब ये ऊपर नीचे हो रही है, केवल ये क्या हो रही है? ऊपर नीचे। तब तो क्या हो गई? अप्रगामी हो गई। जबकि ये तरंग आगे की ओर चलती है तो अरे इस प्रकार से मूवमेंट करे तब तो क्या हो जाएगी? प्रगामी हो जाएगी। और वहीं की वहीं जैसे ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इस प्रकार से मूवमेंट करे तो कौन सी होगी? अप्रगामी होगी। तो इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा में गति करता है तो उससे जो संबद्ध तरंग होती है वो अप्रगामी होती है। कैसी होगी? अप्रगामी होगी। तो मैं आपको दूसरे मोबाइल में बता देता हूँ किस प्रकार से ये गति करती हैं, आप उसको देख करके समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी सर्च कर लेता हूँ प्रगामी था अप्रगामी तरंग। हाँ तो बच्चों देखो, मोबाइल को नहीं देखना है क्योंकि ये गरीबों का मोबाइल है। तो आपको दिख रहा हो तो कुछ थोड़ा बहुत वेव मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है? ये जो वेव मूवमेंट कर रही है, थोड़ा सा मैं इसकी लाइट कम करने की कोशिश करता हूँ। रुको 1 मिनट, इसकी लाइट कम करता हूँ। देखो बच्चों, अब आपको एक वेव मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही होगी। ये जो इस प्रकार से जो मूवमेंट है, मूवमेंट दिख रहा है, तरंग वहीं की वहीं अधिकतम आयाम पर, वही बिंदु अधिकतम आयाम न्यूनतम आयाम तय कर रहा है। ये अप्रगामी तरंग है। देख लो, इसको दिमाग में सेव कर लो जल्दी, इसको दिमाग में सेव करो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2-3 बार, किस प्रकार से गति कर रही है। ये अप्रगामी तरंग है। समझ में आ गया कि नहीं? अब बात करते हैं प्रगामी तरंग की। तो अप्रगामी तरंग समझ में आ गई कि नहीं? किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, वहीं ऊपर नीचे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। कहाँ? यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, ये वाला मूवमेंट हो रहा है, ऊपर फेज नीचे फेज। देखो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये फेज ऊपर जा रहा है और ये फेज कहाँ आ रहा है? नीचे। देखो इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रत्येक फेज में यही मूवमेंट हो रहा है, वहीं की वहीं ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कौन सी तरंग हो गई? अप्रगामी तरंग हो गई। अब देखो मैं इसमें अभी प्रगामी तरंग और सर्च करके बताता हूँ, ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, अन्यथा ये दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। अप्रगामी तरंगों के लिए हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये तो कौन सी हो गई? अप्रगामी हो गई। और प्रगामी मैं अभी आपके लिए सर्च कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ मिल गई। अब देखो ये जो तरंग है, देखो एकदम सीधी आ रही है, ये कौन सी तरंग हो गई? प्रगामी तरंग हो गई। देखो इसको देख सकते हो, मतलब एक निश्चित वेग से लगातार आगे की दिशा में क्या करती जाए? गति करती जाए। वह तरंग जो एक निश्चित वेग से आगे की दिशा में क्या करती जाए? गति करती जाए, उसको क्या कहेंगे? प्रगामी तरंग कहेंगे। और ये जो तरंग है, ये जो तरंग जा रही है, वो ऊर्जा का संचरण करेगी। क्या करेगी? ऊर्जा का संचरण करेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण कर देगी। आप इसको भी देख सकते हो। अब दोनों तरंगों में आपको अंतर स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे उसमें तो फेज ऊपर नीचे हो रहे थे, इसमें फेज सीधे आगे जा रहे हैं। उसमें तो फेज कहाँ हो रहे थे? ऊपर नीचे हो रहे थे, वहीं की वहीं। अरे किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, उसकी माध्य स्थिति में इर्द गिर्द क्या हो रहे थे? वो कंपन कर रहे थे। और यहाँ क्या है कि वही आगे की ओर संचरित हो रहे हैं।
अंतर समझ में आ गया कि नहीं। ये प्रगामी तरंग है, वो जो मैंने पहले दिखाई थी वो कौन सी है, अप्रगामी तरंग। आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग तुम्हारे यहाँ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। और तो बच्चों यहाँ इस मोबाइल पर ध्यान मत देना, केवल तरंग पर ही ध्यान देना, क्योंकि मोबाइल तो गरीबों का है, तो ऐसे ही फूटा फाटा ही मिलेगा। और वैसे एक दूसरा मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लगभग ठीक ठाक सा है, लेकिन चलो ठीक है। अब हम पुनः उसी टॉपिक पर लौट के आते हैं। तो प्रगामी अप्रगामी तरंग समझ में आ गई कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दे ब्रोगली साहब ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में गति करता है तो उससे तरंग संबद्ध होगी वो अप्रगामी तरंग होगी। कैसी होगी, अप्रगामी तरंग होगी। वह अप्रगामी तरंग एक निश्चित तरंग का पूर्ण गुणज होगी। क्या होगी, ये पूर्णांक में उसका गुणज होगा। गुणज उसका किस में होगा, पूर्णांक में। कैसे होगा देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक तरंग संबद्ध होगी। तो मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देता हूँ। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से तरंग बनेंगी इसमें। अब देखो इसमें जो तरंग बनेंगी, अगर उसके तरंग दैर्ध्य की बात करें तो उच्चिष्ट से उच्चिष्ट के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहलाती है। तो 1 लैम्डा हो गया। और ये कौन सा लैम्डा हो जाएगा, दूसरा लैम्डा हो गया। और ये कौन सा लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा। और ये कौन सा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, 4 लैम्डा। अब देखो लैम्डा का मान कितना है यहाँ, 1 2 3 4। तो मतलब एक लैम्डा पूर्ण गुणज में होगा। जैसे 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, ऐसा नहीं होगा। 4.5 लैम्डा, अर्थात अर्धपूर्णांक नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जो तरंग दैर्ध्य बनेगी, क्या बनेगी, तरंग दैर्ध्य बनेगी, वो एक निश्चित पूर्णांक में आएगी। किस में आएगी, निश्चित पूर्णांक में आएगी। ये दे ब्रोगली साहब ने कहा था। और जो तरंग होगी वो होगी अप्रगामी। अप्रगामी तरंग होगी। इसका मतलब इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, मैं इस लैम्डा को फिलहाल हटा देता हूँ। आप ध्यान रखना, ये तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से मैंने काउंट की है, किस प्रकार से तरंग दैर्ध्य को गिना है। उच्चिष्ट से उच्चिष्ट के मध्य की दूरी, उच्चिष्ट से उच्चिष्ट के मध्य की दूरी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो ये तरंग कैसी है, तरंग कैसी है, अप्रगामी। इसका मतलब यहाँ से इधर भी जाएगी, ये इन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य दोलन करेगी। अरे करेगी कि नहीं करेगी, अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि देखो ये जो है उच्चिष्ट पे जाएगा और ये क्या आएगी, निम्निष्ट पे, वहीं की वहीं दोलन होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो ये अप्रगामी तरंग है। अप्रगामी तरंग समझ में आ गई, क्यों है, किस प्रकार से है, क्योंकि इसका जो दोलन होगा किन्हीं 2 बिंदुओं के इर्द गिर्द होगा। कणों का दोलन होगा वो कहाँ होगा, किन्हीं 2 नियत बिंदु होंगे। इसके जो अड़ोसी पड़ोसी बिंदु होंगे, देखो ये तो खास दोलन ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये वाले अधिकतम आयाम पर जाएंगे। अरे जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ये वेव किस तरह से दोलन करेगी, वेव ऐसे चल के ऐसे नहीं जाएगी, वेव ऐसे चल के नहीं जाएगी, फिर तो प्रगामी हो जाती। अरे वहीं की वहीं दोलन करेगी। ये जो फेज हैं वहीं की वहीं क्या करेंगे, इस प्रकार से दोलन करेंगे। प्रत्येक जो फेज हैं वो इस प्रकार से दोलन करेंगे। प्रत्येक उच्चिष्ट निम्निष्ट है वो इस प्रकार से दोलन करेंगे। तो बेटा यहाँ दे ब्रोगली साहब ने कहा था कि जो तरंग दैर्ध्य होगी या जो तरंग होगी वो पूर्णांक में होगी तथा वह अप्रगामी होगी। अप्रगामी होगी और पूर्णांक में होगी। पूर्णांक में होगी इसका मतलब n लैम्डा होगी। क्या होगी, n लैम्डा, जहाँ n का मान एक पूर्णांक संख्या होगी। तो n का मान क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। माना कि यहाँ से देखो यहाँ तक ये लैम्डा है, अरे उच्चिष्ट से उच्चिष्ट के मध्य की दूरी। तो इसका मतलब प्रत्येक ऐसे इस प्रकार से यहाँ तक ये भी क्या हो गया, लैम्डा हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, लैम्डा। इसका मतलब आप ये नोटिस करना कि कहीं ये लैम्डा कहीं पर्दी तो नहीं बना रही।
अरे यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, अगर इसको n लैम्डा कहा जाए, कितने लैम्डा कहा जाए, ये तो 4 लैम्डा है, 4 मतलब n ही तो है, n का मान कितना है यहाँ 4, यहाँ कितना है 4 लैम्डा, इसका मतलब n लैम्डा, और यहाँ n का मान क्या है 4 है, क्या नहीं है कि 1 2 3 4। तो कहीं ये देखना कि इस बिंदु से यहाँ तक 1 लैम्डा, इस बिंदु से यहाँ तक 2 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, ये कहीं पर्दी तो नहीं बन रही, बन रही है कि नहीं बन रही है? अरे क्या बन रही है? पर्दी बन रही है। पर्दी बन रही है तो इसको आप n लैम्डा क्या कह सकते हो 2 पाई। तो हमारे पास बोर साहब का तरंग सिद्धांत था, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? तो दे ब्रोगली साहब ने जो सिद्धांत दिया था इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार पथ में गति से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सिद्धांत दिया था, उसका हम गणितीय रूप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पाई r इक्वल n लैम्डा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई n लैम्डा का मतलब ये हो गया जितनी भी तरंग दैर्ध्य होंगे, जितने भी लैम्डा होंगे वो पूर्णांक में होंगे, जहाँ n क्या है एक पूर्णांक संख्या है, जब पूर्णांक में होंगे तो वे एक पर्दी का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इसका मतलब पर्दी के बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास देखो मूल टारगेट क्या हो गया, बताओ मूल टारगेट क्या हो गया? देखो यहाँ मतलब ये हो गया कि 2 पाई r, ये तो कथन किसका हो गया? n लैम्डा। ये कथन तो किसका हो गया? दे ब्रोगली साहब का, या द्रव्य तरंग सिद्धांत कह सकते हो। किसका हो गया? द्रव्य तरंग सिद्धांत या दे ब्रोगली साहब का। तो यहाँ इसकी सहायता से हमें ज्ञात क्या करना है? mvr इक्वल nh अपॉन 2 पाई, mvr इक्वल nh अपॉन 2 पाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमें किसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है? यहाँ तक पहुँच गए कि नहीं? 2 पाई r इक्वल n लैम्डा से, 2 पाई r इक्वल n लैम्डा से, जो किसका कथन है? दे ब्रोगली साहब का कथन है, या द्रव्य तरंग सिद्धांत का कथन है। उनका जो कथन था उसका मैंने गणितीय रूप लिखा है। किस प्रकार से लिखा है? उन्होंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उससे अप्रगामी तरंग संबद्ध होती है, अप्रगामी तरंग संबद्ध होती है, तथा वह एक पूर्णांक में होती है। किस में होगी? या उसका जो गुणज होगा वो क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगी, और पूर्णांक संख्या होगी तो जब ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी तो इस प्रकार से हमने नोटिस किया है कि यहाँ से यहाँ तक देखो, इसी बिंदु से आगे की इस उच्चिष्ट तक लैम्डा, यहाँ से भी आगे तक लैम्डा, जितने भी लैम्डा हुए तो एक पर्दी का निर्माण करेंगे। तो पर्दी का निर्माण करेंगे तो 2 पाई r इक्वल n लैम्डा, ये उनका गणितीय रूप हो जाएगा। अब इसका मतलब यही उनका सिद्धांत हो गया, यही द्रव्य तरंग सिद्धांत हो गया। तो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? द्रव्य तरंग सिद्धांत। अब इसकी सहायता से हमें द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या करनी है, अर्थात हमें बोर का द्वितीय अभिग्रहित इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है, इनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। हम इसकी सहायता से इसको व्युत्पन्न करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको व्युत्पन्न कर लेते हैं, हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनको हटा देता हूँ, लैम्डा वगैरह जितनी भी, एक लैम्डा छोड़ता हूँ इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं? जल्दी करो। ध्यान रखना इसमें कितने लैम्डा है? 4 लैम्डा। n इक्वल 4 के लिए हमने ये चित्र बनाया है। तो हमारा टारगेट ये है, तो इस टारगेट को क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको मैं उधर लिख देता हूँ, इधर डेरिवेशन कर लेंगे। हमारा जो टारगेट है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई r इक्वल n लैम्डा। जब टारगेट दिमाग में रहता है तो फॉर्मूला व्युत्पन्न तो हो जाता है। हमें इससे इसको व्युत्पन्न करना है। अब दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग कैसे करेंगे। देखो 2 पाई r इक्वल क्या होता है? n लैम्डा। किसके अनुसार? द्रव्य तरंग सिद्धांत के अनुसार। होता है कि नहीं होता है? द्रव्य तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? द्रव्य तरंग सिद्धांत के अंदर 2 पाई r इक्वल n लैम्डा। होता है कि नहीं होता है? यहाँ से लैम्डा ज्ञात कर लो। लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा? n को इधर भेज दो तो 2 पाई r अपॉन n क्या आ गया? 2 पाई r अपॉन n। अब यहाँ आपने पढ़ा है द्रव्य तरंग सिद्धांत में, आपने संवेग ज्ञात किया था। संवेग का फॉर्मूला क्या आया था? चूँकि p इक्वल h अपॉन लैम्डा। तो ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या आप कह सकते हो लैम्डा इक्वल पी को नीचे भेज दो, लैम्डा इक्वल h अपॉन पी। ज्ञात किया कि नहीं किया है? अब यहाँ से
क्या रख दो, एच अपॉन एम वी। अरे सभी को किससे पी इक्वल क्या होता है, एम बी होता है, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया है, एम बी रख दिया। तो अब एक बात, लेमडा इक्वल एक समीकरण एक ही हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हुआ 2 से। देखो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर रखो, एच अपॉन एम वी इक्वल 2 पाई आर अपॉन एन। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें सिस्टम बिठा लो कि इसको ऊपर कर लो और इसको ऊपर कर लो, या इस सबको इधर भेज दो, बाकी इधर भेज दो। तो देखो मैं इसको पलट रहा हूँ और इसको भी पलट देता हूँ। कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन एच इक्वल एन अपॉन 2 पाई आर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब इसको एन को इधर भेज देता हूँ, आर को इधर भेज लेता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करना है। तो देन एम्प्लाइज मैं आर को इधर भेज रहा हूँ, एन को इधर भेज रहा हूँ, तो एम वी आर। ये तो पता है ना आपको ये कहाँ से आया है, मैंने पिछले अध्याय में कराया आपको, ध्यान आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो अब इसको देख लो और इतिहास के पन्ने पलट के देख लेना। ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, जैसे था 6-7 दिन पुराना ही इतिहास है, मैंने 13वां चैप्टर कराया था उसमें, तो उसे उन इतिहास के पन्नों को जरूर पलट के देखें। एम वी आर इक्वल कितना हो जाएगा, ये एन उधर जाएगा, ये क्या है, एच ही तो है, एन नहीं है ये, या ये एन है, हाँ ये एच है, नीचे एच ही आएगा, तो क्या आएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, 2 पाई नीचे रह जाएगा। हमारा टारगेट क्या था, जो टारगेट था उस टारगेट पर हम पहुंच गए। किससे पहुंचे हैं, आज यहाँ काम चल रहा है तो थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसी क्रम में हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इतनी बहुत है, तो गुड बाय बच्चों। कल से हम रेगुलर क्लास कम से कम पौने घंटे की लेंगे, और सभी बच्चे जुड़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें अन्य बच्चे भी जुड़ जाएंगे, तो वो भी अच्छे से उनकी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। गुड बाय बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।